आ जाओ आ जाओ। तो लास्ट क्लास में बेसिकली जो हमने अपना डिस्कशन आगे बढ़ाया था वो था नॉन विजिबिलिटी स्पेसिफायर्स के बारे में, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द फाइनल कीवर्ड, राइट, फाइनल कीवर्ड। ठीक है, फॉन्ट में बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो फाइनल कीवर्ड है ये हमने आपको बताया था कि 3 लेवल पर अप्लाई होता है। कौन से 3 लेवल है? फील्ड, मेथड एंड क्लास, राइट। फील्ड फर्स्ट थिंग, second is methods, and the third thing is क्लास। यानी किसी फील्ड को जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं उससे पहले भी आप फाइनल कीवर्ड लगा सकते हैं। जब कोई मेथड लिख रहे हैं, मेथड यानी फंक्शंस, राइट, फंक्शंस, राइट, फंक्शंस या मेथड बिहेवियर को मॉडल करता है, राइट। ठीक है, और क्लास किसको मॉडल करता है? स्ट्रक्चर को मॉडल करता है, स्पेसिफाई करता है रादर। ठीक है, तो फील्ड, मेथड्स और क्लास तीनों पे एप्लीकेबल है, राइट। तो जैसा हमारा कल का डिस्कशन था उस पर डायरेक्टली हम कोड पे जाते हैं। मैं एक नया छोटा सा प्रोजेक्ट बना देता हूँ आपके लिए, जावा प्रोजेक्ट। डेमो BCA फिनिश, और चूँकि 1.8 के बाद से जावा मॉडलर है तो इट्स एडवाइजेबल कि आप बिना पैकेज बनाए ना जाएं। तो पैकेज में बना देता हूँ एक डेमो डॉट फाइनल कीवर्ड। ठीक है, अब इसमें एक क्लास में बना लेता हूँ, क्लास न्यू। से फॉर एग्जांपल क्लास का नाम मैंने दिया, कल स्टूडेंट का एग्जांपल ले रहे थे हम, राइट, स्टूडेंट, राइट, स्टूडेंट क्लास का एग्जांपल दिया, करेक्ट। स्टूडेंट क्लास के अंदर मल्टीपल फील्ड बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रिंग नेम, ठीक है, स्ट्रिंग एनरोलमेंट नंबर एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है, फ्लोट कोर्स सी। ठीक है, इस तरह मैंने वेरिएबल बना लिए। अभी जो वेरिएबल्स मैंने बनाए हैं इनकी विजिबिलिटी क्या है? डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, मैं काम करता हूँ इन सब की विजिबिलिटी प्राइवेट कर देता हूँ। इन सब की विजिबिलिटी मैं क्या कर रहा हूँ? प्राइवेट कर रहा हूँ। और प्राइवेट करना एडवाइजेबल है, यानी मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी करना फील्ड्स की एडवाइजेबल है। फील्ड्स में स्पेशली वेरिएबल्स की, स्टेट वेरिएबल्स की एडवाइजेबल है। ठीक है, इससे लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव क्या होगा? डिफ़ॉल्ट या प्रोटेक्टेड के लेवल पे हम आ जाएंगे, जो पैकेज लेवल पे आती है। और सबसे लीस्ट क्या होगी? पब्लिक होगी, है ना। तो विजिबिलिटी जो है लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव रखना ये एडवाइजेबल नहीं है, बल्कि मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव रखना ये एडवाइजेबल है। क्यों? क्योंकि इससे आप डाटा हाइडिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। डाटा को हाइड आप कैसे करते हैं? उसकी विजिबिलिटी को लिमिटेड करके। ठीक है,
ताकि इस क्लास के बाहर अब प्राइवेट कर दिया तो इस क्लास के बाहर इसकी विजिबिलिटी नहीं रह जाएगी, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन ये भी है कि जब इस क्लास के बाहर इसकी विजिबिलिटी नहीं रह जाएगी तो इन फील्ड्स को हम वैल्यू असाइन कैसे करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को रीड कैसे करेंगे, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इनके गेटर और सेटर मेथड जनरेट करना है। पहले हम गेटर सेटर पर बात कर चुके हैं, तो हमें गेटर सेटर मेथड जनरेट करने हैं। यानी हर फील्ड के करस्पॉन्डिंग दो मेथड होगा, जैसे नेम है तो एक गेट नेम मेथड होगा, एक सेट नेम मेथड होगा। इनरोलमेंट नंबर है तो गेट इनरोलमेंट नंबर एंड सेट इनरोलमेंट नंबर। सिमिलरली कोर्स फी है, गेट कोर्स फी एंड सेट कोर्स फी, ठीक है, करेक्ट। गेट जहाँ प्रीफिक्स है इसका मतलब उस मेथड को कॉल करने से वैल्यू रिटर्न होगी, जिसको आप रीड करके प्रिंट करना चाहें प्रिंट कर सकते हैं, या कंप्यूटेशन में यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। सेट जिसका प्रीफिक्स मेथड का होगा उसका मतलब वो सेटर मेथड है, यानी चेंज करने के लिए, यानी ऑलरेडी नेम की फील्ड कुछ हो, अब हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट आया, ठीक है, कोर्स में जब उसने एडमिशन लिया तो फॉर सम रीज़न उसका जो फॉर्म भरा था उसने फॉर एग्जांपल अपना जो सरनेम लिखा उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, है ना। फिर उसने उस वक्त वो चीज़ रजिस्टर्ड हो गई, फिर उसने बाद में एप्लीकेशन दी कि भाई मेरा नाम जो है गलत हो गया था, एक्चुअल नेम मेरा ये है, इसको करेक्ट कर दिया जाए। एक मिनट जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ओके। तो अभी अभी मैं आपको ठीक है वो लोकेशन में भेज दूंगा आपको, कन्वेंशन सेंटर का मैं आपको भेज दूंगा लोकेशन। और बल्कि डाटा अभी चूँकि मैं क्लास में हूँ तो मैं आपको एक रफ डाटा बता देता हूँ। अभी तक मॉर्निंग सेशन में तकरीबन 75 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और आफ्टरनून सेशन में 105 के करीब हुए हैं, ठीक है। सो हो सकता है कि आज हाफ डे बचा हुआ है, हाफ डे में शायद कुछ रजिस्ट्रेशन और बढ़ जाए अभी, ठीक है। मैं आपको डिटेल मतलब घर पहुंच के फ्राइडे इवनिंग तक जैसा रहेगा मैं आपको एक बार डिटेल कंसाइज करके बता दूंगा आपको, ठीक है। और लोकेशन भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है। और कुछ बस इतना ही। मैम वो तो सारे फ्लोट हो चुके हैं हमारे पास से। नहीं बात नहीं मैम, वो चीज़ हमारे पास से फ्लोट हो चुका है, सारे पूरी यूनिवर्सिटी में फ्लोट हो चुका है टाइमिंग। वो अब हमारे एंड से चेंज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तो अगर संभव मैनेज कर सकते हैं तो कर लें, क्योंकि एक डिपार्टमेंट का मसला नहीं ना, ये यूनिवर्सिटी वाइड है। हमारे डिपार्टमेंट का होता तो हम देख लेते हैं उसको, लेकिन सारे डीन्स को फॉरवर्ड हो चुका है, वहाँ से स्टूडेंट रजिस्टर कर चुके हैं, तो लास्ट राउंड में करने बड़ा जी। ठीक है, थैंक्स। सॉरी गाइस, आ रही है, आगे आ रही है बेटा, इधर बैठिए जहाँ जगह मिले उधर बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठिए बढ़िया। अकेले बैठना अच्छा नहीं लगता है क्या? तो बैठ जाओ, इतना क्या सोच रहे हो फिर? ठीक है भाई, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मान लीजिए एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया और उसने एक नेम दिया, वो नेम टाइपिंग मिस्टेक हो गई, या फॉर सम रीज़न जैसे 10th वगैरह की मार्कशीट में होता है कुछ और नाम होता है, और उसके हिसाब से उसने करा, बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि इट्स अ मिस्टेक और इसको करेक्ट होना चाहिए, तो उसने फिर एप्लीकेशन दिया कि माई नेम शुड बी चेंज। तो जो आपका सॉफ्टवेयर में जो नाम रजिस्टर्ड हुआ है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो फर्स्ट टाइम जो नेम आपने दिया है स्टूडेंट का, ठीक है, उसको इनिशलाइज करने का काम मैं करता हूँ, अज्यूम करता हूँ कि कंस्ट्रक्टर ने
उस काम को करा। देखो, डाटा इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का काम कंस्ट्रक्टर करता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इज मेंट टू कंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब स्टेट वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहा है। लेकिन कंस्ट्रक्टर सिर्फ लाइफ टाइम में एक बार ही तो रन होगा एक ऑब्जेक्ट पर, तो उसके बाद अगर आपको डाटा को चेंज करना है तो आपको फिर सेटर मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, राइट। आपको सेटर मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। तो मैं काम करता हूँ पहले तो कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जिसमें नेम, एनरोलमेंट नंबर और कोर्स फी छोड़ देते हैं अभी। लेट्स से प्राइवेट स्ट्रिंग कोर्स, ये तीन चीज़ हम इंपॉर्टेंट एडमिशन के लिए अप्लाई करते वक्त आपका। तो नेम, एनरोलमेंट नंबर, कोर्स हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू रेडी कर देंगे, यानी इसमें हम फिलहाल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पर रिलाई नहीं कर रहे हैं बल्कि हम अपना कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीका ये होता है, मैं टाइप करूँ वॉइड स्टूडेंट, इस तरह मैं टाइप करूँ कंस्ट्रक्टर का नाम स्टूडेंट, और फिर सारे पैरामीटर्स को जो हमें लेने हैं उन सबको टाइप करूँ, एक लिस्ट बनाऊँ, है ना। तो एफ हट जाएगा, आपके पास आईडी है ना। प्रोडक्टिव रहने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा बल्कि राइट क्लिक करूँगा, सोर्स पर जाऊँगा, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड देख रहे हैं आप, क्या करा मैंने, फिर से दिखाता हूँ आपको। इस विंडो पर जो एडिटर विंडो है इक्लिप्स के, इस पर मैंने राइट क्लिक करा, सोर्स कोड जनरेट करना है मुझे, सोर्स पे गया मैं, ठीक है। जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, कंस्ट्रक्टर बनाना चाह रहा हूँ यूजिंग फील्ड्स। तो मैंने कोर्स फी छोड़ करके बाकी तीनों चीज़ को ले लिया, नेम, एनरोलमेंट नंबर एंड कोर्स, ठीक है, जनरेट कर दिया। इस लाइन को फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि इस पर बाद में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आपका कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, बन गया। यानी फर्स्ट टाइम जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आप इस कंस्ट्रक्टर को यूज करके क्रिएट करेंगे, विच इज द 3R कंस्ट्रक्टर। इसमें 3 आर्गुमेंट आपको पास करने पड़ेंगे, एक नाम होगा, एक एनरोलमेंट नंबर होगा, एक कोर्स होगा एडमिशन के टाइम पर, ठीक है, करेक्ट। कोर्स फी हो सकता है बाद में रिवाइज भी हो जाए, ठीक है। तो कोर्स फी अभी मैंने कंस्ट्रक्टर में नहीं डाला है, ठीक है। फर्दर कंस्ट्रक्टर्स मुझे चाहिए और फील्ड्स को इंक्लूड करके तो मैं ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर भी बना सकता हूँ, यानी मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बन जाएंगे, राइट। ओवरलोडेड, जैसे मेथड ओवरलोडेड होता है वैसे कंस्ट्रक्टर भी ओवरलोड होता है, राइट। पढ़ चुके हैं आप लोग, करेक्ट। अब चूंकि ये फील्ड्स प्राइवेट है, बाद में मुझे नेम चेंज करना हुआ, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि स्टूडेंट का नेम गलत हो गया था, बाद में उसको नेम चेंज करना है, तो वो कंस्ट्रक्टर में एक बार जो नाम सेट हुआ वो दोबारा से कंस्ट्रक्टर रन करके तो चेंज नहीं होगा, उसके लिए मुझे गेटर सेटर मेथड अब चाहिए, वो भी मैं जनरेट करूँगा। राइट क्लिक करा, सोर्स में गया, अगेन वी गॉट सोर्स कोड जनरेशन, सोर्स में जा करके जनरेट गेटर एंड सेटर्स में देख रहा हूँ, जैसे जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड था उसके कहीं ऊपर जाके जनरेट गेटर एंड सेटर्स होगा। इस पर मैं गया और मैंने सिलेक्ट ऑल कर लिया, सभी गेटर सेटर जनरेट हो जाएंगे, राइट। अब इसको ड्रॉप डाउन करके देख सकते हो क्या क्या जनरेट होंगे। एक कोर्स का गेट कोर्स, सेट कोर्स, कोर्स फी का गेट कोर्स फी, सेट कोर्स फी, एनरोलमेंट नंबर गेट एनरोलमेंट नंबर, सेट एनरोलमेंट नंबर, गेट नेम, सेट नेम, ठीक है। अब मैं लॉजिक ये दे रहा हूँ कि एक बार स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर असाइन कर दिया यूनिवर्सिटी ने, तो उस पूरे कोर्स के लिए उसका इनरोलमेंट नंबर चेंज नहीं होने वाला, नहीं होता है, कभी देखा नहीं ऐसा होते हुए। तो मैं उसको रीड करने के लिए गेट इनरोलमेंट नंबर मेथड रहने दूंगा, सेट को नहीं जनरेट करूंगा, ताकि इनरोलमेंट नंबर जो जनरेट हुआ है वो कंस्ट्रक्टर से जनरेट हुआ है, दैट्स वन टाइम एक्टिविटी। उसके बाद दोबारा लाइफ टाइम में मैं उसका इनरोलमेंट नंबर चेंज नहीं कर सकता, मतलब इस ऑब्जेक्ट की लाइफ टाइम में, या जब तक ये कोर्स में पढ़ रहा है मैं तब तक कर रहा हूँ, ठीक है, करेक्ट। तो मुझे सेटर मेथड जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लाइंडली आप हर चीज़ जितने भी गेटर सेटर दिख रहे हैं सब जनरेट कर ही दें, है ना। उसके पीछे भी एक रीजनिंग आपकी होनी चाहिए कि कहाँ पे आप गेटर सेटर दोनों जनरेट करेंगे और कहाँ पे किसी एक चीज़ को जनरेट करेंगे।
या कहाँ दोनों ही स्किप कर देंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सिलेक्टिव हो गया एग्जाम्पल देने के लिए। अब जनरेट कर दिया मैंने। अब देखिए गेट नेम सेट नेम आ गया, गेट कोर्स सेट कोर्स आ गया, गेट कोर्स फी सेट कोर्स फी आ गया, और नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे गेट इनरोलमेंट नंबर आ रहा है, सेट इनरोलमेंट नंबर नहीं आया है। करेक्ट। फिर फील्ड्स है और आपके एक कंस्ट्रक्टर है, 3R कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब देखो सारे फील्ड्स को मैं एक जगह ले आता हूं ताकि आसानी हो। एक नेम ऊपर चला गया, बाकी सारा नीचे चला गया है। तो लेट मी जस्ट यहाँ से मैं कट कर देता हूँ और ऊपर जाके इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ मैं नेम के नीचे। ठीक है, ये सारे फील्ड्स हो गए, इसके नीचे आपके मेथड्स हो गए। फील्ड में एक चीज और जनरेट कर देता हूं मैं, प्राइवेट स्ट्रिंग यूनिवर्सिटी नेम। ठीक है, क्या होगा, जामिया। ये कर दिया मैंने। अब अगर इसके लिए मैं गेटर सेटअप बनाता हूं तो दोबारा से सोर्स में चूंकि नई फील्ड ऐड किया है, फिर से सोर्स में जाऊंगा, जनरेट गेटर सेटअप में जाऊंगा। अब मुझे सिर्फ ये जो बची हुई इनरोलमेंट नंबर का गेटर है, सेटर है, सॉरी इनरोलमेंट नंबर का सेटर है वो दिखाएगा, और यूनिवर्सिटी नेम के लिए गेटर सेटर दोनों दिखाएगा। मुझे ये तो जनरेट करना ही नहीं है, तो मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट कर लूंगा। लेट मी सिलेक्ट दिस। करेक्ट, जनरेट। अब नीचे जनरेट होकर के आ गया होगा, नहीं यहीं पे आ गया, गेट यूनिवर्सिटी नेम एंड सेट यूनिवर्सिटी नेम आ गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फाइनल पे जाने से पहले मैं फाइनल पे जाने की तैयारी कर रहा हूँ ये सब। ठीक है, थोड़ी साथ में जो चीज़ें आ रही हैं वो भी आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्लास बना रहा हूँ जहाँ मैं स्टूडेंट क्लास को टेस्ट कर सकूँ। तो मैं राइट क्लिक करा, मैंने न्यू करा, क्लास टेस्ट स्टूडेंट, टेस्ट स्टूडेंट क्लास कर लिया मैंने। इसमें मेन मेथड डाल देते हैं, चूंकि स्टूडेंट क्लास तो एंटिटी है, उसमें मेन मेथड हम नहीं डालेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो क्लास जिसको टेस्ट करने के लिए हम लिख रहे हैं, इसको तो हम चलाएंगे, रन करेंगे ना, तो जिसको रन करेंगे उसमें हम मेन मेथड डाल दे रहे हैं। ठीक है, फिनिश। अब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे, कैसे बनाएंगे, स्टूडेंट S1 या नाम दे देते हैं, क्या नाम है आपका, हसन, हसन। ठीक है, इज इक्वल टू, भाई हसन कैपिटल से नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्यों नहीं लिख रहा हूँ, नाम तो प्रॉपर नाउन होता है, कैपिटल से लिखना चाहिए, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं जावा कोड कन्वेंशन को फॉलो कर रहा हूँ, कैमल केस वाला। ठीक है, तो हसन भाई बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, हसन इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट में ये मुझे कंस्ट्रक्टर दिखा रहा है 3 वाला, है ना, ये कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यही कंस्ट्रक्टर मुझे चाहिए। पहला पैरामीटर क्या था, भूल गए तो नीचे देख लो। करेक्ट, ये देखो आउटलाइन आप देख रहे हो, यहाँ से भी दिख जाएगा आपको। क्लिक करने पर नेम आया, दूसरा एनरोलमेंट नंबर है, दोनों स्ट्रिंग टाइप का है, तीसरा भी कोर्स भी स्ट्रिंग टाइप का, तीनों चीज़ स्ट्रिंग है। राइट, तो मैं वापस गया टेस्ट स्टूडेंट पे और मैंने नेम डाला। पूरा नाम क्या है भाई हसन आपका, हसन MASOOD, राइट, हसन मसूद। इनरोलमेंट नंबर क्या है आपका, रफली कुछ बताओ, ऐसे कुछ बताओ, राइट और रॉन्ग। कौन सा बैच है तुम्हारा, 2023 2023 कोर्स नंबर क्या है आपका, 301 है ना,
048 मैं कुछ रफली कर दे रहा हूँ, रियल आपका मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग में जाएगा। एनीवेज, अब कोर्स आपका क्या है? कोर्स है आपका BCA, राइट? तो मैंने कहा BCA कोर्स हो गया, ठीक है। अभी ये मुझे कंपाइलेशन में एरर क्यों दिखा रहा है भाई? ये क्रॉस दिखा रहा है ना, सेमीकोलन मिसिंग है इसलिए दिखा रहा है। अगर आप यहाँ ले भी जाओगे तो खुद ही बता देगा आपको। देखो, सिंटेक्स एरर इंसर्ट सेमीकोलन टू कंप्लीट द ब्लॉक स्टेटमेंट, है ना। तो आईडी आपको हाथ के हाथ सारे कंपाइलेशन करके कंपाइलेशन के जो एरर मैसेजेस हैं वो भी दिखा रहा है आपको, ठीक है। आपको कंपाइल करने के लिए जावा सी करके वेट नहीं करना पड़ेगा कि मैसेज दे फिर आप फाइल खोलें उसमें टेक्स्ट में एंट्री करें फिर से कंपाइल करें, ऐसा नहीं करना। आज का कंपाइल भी हो गया ये, ठीक है, करेक्ट। अब हसन की कुछ फील्ड्स इनिशियलाइज अभी भी नहीं हुई हैं। क्या नहीं इनिशियलाइज हुई है? हसन डॉट सेटर मेथड, देखिए क्या क्या सेट करना बाकी रह गया है। सेटर मेथड ही सेट करता है ना, तो जो इनिशियलाइज कंस्ट्रक्टर में हो गया वो हम इनिशियलाइज उसको हम चेंज नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल हमें चेंज करने की ज़रूरत हो। तो अभी हमें क्या करना है? सेट कोर्स हो चुका है, सेट कोर्स फी नहीं करा है हमने, राइट। सेट कोर्स फी, आई डोंट नो कितनी आपकी कोर्स फी है, बट सेमेस्टर वाइज मैं मान लेता हूँ, करेक्ट, अज्यूम कर लिया मैंने। ये तो कम हो गई ना, इतनी तो छोटे बच्चों की स्कूल फी मंथली भी नहीं होती है। हसन डॉट सेट यूनिवर्सिटी नेम रह गया, राइट। यूनिवर्सिटी नेम मैंने लिख दिया है ना। यूनिवर्सिटी नेम क्या हो गया आपका? जामिया हमदर्द, ठीक है, करेक्ट। सारी डिटेल हमारे पास आ गए, ठीक है। अब मान लो मैं एक मेथड लिख देता हूँ, पब्लिक वॉइड कन्फर्म एडमिशन। जब एडमिशन कंफर्म होता है तो आपको SMS वगैरह आते हैं कुछ, या कुछ मेल आता है या कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी आपके पास कि भाव आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है ना, जो भी, उसके लिए मान लेता हूँ मैं। तो मैं प्रिंट कर देता हूँ जामिया, ऐसे करने के बजाय मैं कहूँगा यूनिवर्सिटी नेम, जामिया हमदर्द ऑटोमेटिकली है वो, प्लस स्पेस देके एडमिशन कंफर्मेशन, ठीक है, मैसेज, ठीक है। डियर सॉरी नाम किस फील्ड से रिफर हो रहा था? नेम से, सही है। इस क्लास के अंदर चूंकि नेम भले ही प्राइवेट है, इस क्लास के अंदर यानी स्टूडेंट क्लास के अंदर ही हम चुकी हैं, तो हम नेम फील्ड भी रिफर कर सकते हैं। और इस क्लास के बाहर होते तो क्या करते हैं हम? गेट नेम करते हैं डॉट ऑपरेटर लगा के। तो यहाँ पे भी हम गेट नेम कर सकते हैं, ठीक है, करेक्ट। प्लस गेट नेम क्या है? फंक्शन है ना, प्लस योर enrollment number in the plus get
कोर्स is get enrollment number, ठीक है, मैसेज खत्म यहाँ पर। प्लीज डिपॉजिट सेमेस्टर फी of rupees plus get course fee, ठीक है। ये मैसेज प्रिंट होकर के आएगा अगर हम ये मेथड कॉल करते हैं कंफर्म एडमिशंस को, ठीक है। कॉल कहाँ से करेंगे बताओ? क्लाइंट कोड से। क्लाइंट कोड कहाँ है? टेस्ट स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं क्या कहूँगा, हसन डॉट confirm admissions and let's run it। देखो ये आउटपुट आ रहा है आपके पास, जामिया अहमद एडमिशन कंफर्मेशन मैसेज, डियर हसन मसूद, योर एनरोलमेंट नंबर इज BCA this much, प्लीज डिपॉजिट द सेमेस्टर फीस ऑफ 60,000, करेक्ट, ठीक है भाई। छोटा सा बॉक्स कर लिया जिसमें हमने कंस्ट्रक्टर जनरेट करना देख लिया, डेटा सेटर जनरेट करना भी रिवाइज कर लिया, ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, रिवाइज कर लिया। किस कंडीशन में किसी कंस्ट्रक्टर को, किसी गेटर या सेटर मेथड को आप जनरेट नहीं करेंगे, उसकी एक रीजनिंग का एग्जाम्पल भी देख लिया। अब मान लीजिए एडमिशन कंफर्म हो गया, हसन मसूद ने कहा कि भाई मेरा जो नाम आ रहा है इसमें M स्मॉल लेटर में आ गया है और मार्कशीट में भी स्मॉल लेटर में प्रिंट हो जाएगा, ये तो ठीक नहीं है ना। तो इन्होंने करेक्शन के लिए एप्लीकेशन दी है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा हसन डॉट, कैसे चेंज करूँ मैं हसन मसूद का नाम? कंस्ट्रक्टर तो चलेगा नहीं है, वो तो कंस्ट्रक्टर में एक बार वो हुआ था, सेटर मेथड यूज़ करूँगा, सेट नेम, और अब की बार मैं केयरफुली क्या कहूँगा, हसन मसूद। सही है भाई, गलत तो नहीं है? अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि नेम हैज़ बीन करेक्टेड और नॉट, तो मैं कहूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये चूँकि उस क्लास स्टूडेंट क्लास से बाहर मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, नेम करेक्टेड टू प्लस क्या लिखूँ मैं, नेम नहीं कर सकते ना, गेट नेम करेंगे। और गेट नेम किस पे कॉल करेंगे? हसन डॉट गेट नेम करेंगे, हसन रेफरेंस वेरिएबल पे कॉल करेंगे, राइट, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को, हसन की ऑब्जेक्ट को रेफरेंस वेरिएबल हसन रिफर कर रहा है, राइट। हसन डॉट गेट, सॉरी आप यहाँ पे GET करेंगे, खुद ही दिखाए गेट नेम, ठीक है। रन करके देख लेते हैं कि एडमिशन कंफर्मेशन के बाद हमने नेम चेंज करा तो नेम करेक्टेड टू हसन मसूद आ गया, करेक्ट हो गया, यहाँ से करेक्ट है भाई। अब फाइनल कीवर्ड की जब हम बात करें, फाइनल कीवर्ड की जब बात कर रहे थे, तो इस स्टूडेंट क्लास के अंदर तुम देखो कौन सा ऐसा फील्ड है जो हमें लग रहा है गारंटीड है चेंज नहीं होगा, चाहे जितने भी स्टूडेंट हो। एनरोलमेंट नंबर तो उस स्टूडेंट के लिए चेंज नहीं होगा ना, उसके लिए हमने सेटअप मेथड प्रोवाइड नहीं किया, हमने कर लिया उसका काम। यूनिवर्सिटी, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, उसके लिए यूनिवर्सिटी नेम जामिया हमदर्द रहने ही वाला है ना। अगर गलती से मैंने टेस्ट स्टूडेंट में जा करके, डेवलपर ही हूँ मैं, ठीक है, मैं इतनी सारी चीज़ें सेट कर रहा हूँ, मैंने कहा कि भाई हसन डॉट सेट यूनिवर्सिटी नेम, और मैंने कहा जामिया हमदर्द की जगह गलती से मेरे दिमाग में कुछ अपने किसी रिलेटिव के एडमिशन का चल रहा था, मैंने जामिया मिलिया कर दिया, है ना। तो क्या हो जाएगा, हसन साहब माइग्रेट हो जाएंगे जामिया मिलिया में, जो हम नहीं चाहते हैं,
राइट, क्योंकि ये कोड तो रन कर जाएगा, है ना। रन कर जाएगा तो आप अगर प्रिंट करके देख भी लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हसन डॉट गेट यूनिवर्सिटी नेम अगर आप करो तो इनका यूनिवर्सिटी नेम भी चेंज हो जाएगा, विच इज़ अनडिजायर्ड। चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, उसका यूनिवर्सिटी नेम अब चेंज नहीं होने वाला, है ना। ठीक है, सारे का यूनिवर्सिटी नेम जामिया हमदर्द ही रहने वाला है। यानी यूनिवर्सिटी नेम एक ऐसी फील्ड है जो कांस्टेंट फील्ड है, कांस्टेंट है। और आपको क्या बताया था, कांस्टेंट बनाने का तरीका क्या है, जावा में फील्ड को हम फाइनल कर देते हैं, है ना। तो फील्ड को हम फाइनल कर दे रहे हैं, प्राइवेट है कोई मसला नहीं, प्राइवेट रहने तो उसको सिंपली आप यहाँ पे, हाँ फाइनल यहाँ पे कर देंगे आप, राइट, फाइनल हो गया। अब जब आपने फाइनल किया है तो कोड में देखो कुछ कंपाइलेशन एरर आने लगे, वो नोटिस करो कहाँ कहाँ आ रहे हैं। सेटर में, है ना। आपको फाइनल क्या बताया था, अगर आपने किसी फील्ड को फाइनल डिक्लेयर कर दिया है तो आपने जो उसका इनिशियल इनिशियलाइजेशन किया था, जैसे यहाँ पे करा है, उसको रीअसाइन किसी नई वैल्यू में नहीं कर सकते हैं। और यही बात ये यहाँ पे कहेगा भी, द फाइनल फील्ड स्टूडेंट यूनिवर्सिटी डॉट नेम कैन नॉट बी असाइन। जब असाइन करें तो आप उसको रीअसाइन समझिए, क्योंकि पहली बार आप असाइन कर चुके हैं, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे उसको हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चेंज करने से मना कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो कंपाइलर कर रहा है, आईडी जो है एक स्टेप आगे चला जाएगा। अगर मैंने शुरू से फाइनल फील्ड यूनिवर्सिटी नेम को फाइनल फील्ड रखा होता तो मैं इस सेटअप मेथड को डिलीट कर रहा हूँ और देखता हूँ क्या मुझे सेटअप मेथड जनरेट करने के लिए आईडी परमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। राइट क्लिक किया मैंने, सोर्स में गया, जनरेट गेटर एंड सेटर्स, देखिए इनरोलमेंट नंबर के लिए तो दिखा रहा है, क्योंकि इनरोलमेंट नंबर का सेटअप मेथड मैंने स्किप किया था इंटेंशनली, राइट। लेकिन इवन दो मैंने सेटअप मेथड यूनिवर्सिटी का हटा दिया है, लेकिन फिर से मुझे जनरेशन का ऑप्शन नहीं दिखा रहा बिकॉज द फील्ड इज फाइनल। तो आईडी भी इस चीज़ को एक स्टेप आगे ही ले जा रहा है आपको, मतलब आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि आप अटेंड भी करें जनरेट करने के लिए, करेक्ट। क्योंकि कंपाइलेशन जो एरर आई थी वो मेथड लिखने पे नहीं आ रही थी, कंपाइलेशन एरर जो आ रही थी वो चेंज करने पे आ रही थी, जहाँ दिस डॉट यूनिवर्सिटी नेम इज इक्वल टू मैं नई वैल्यू दे रहा था ना, वहाँ पे आ रही थी, ठीक है। तो एक लेवल प्रोटेक्शन आईडी ने बढ़ा दिया। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात। तो लिटरली फाइनल का मतलब क्या होता है कि वंस something is defined as final, that is not going to change, and we know that it could be used in the context of variables, not variables but fields, because fields become constant when we make it final. We can use it in the context of functions or methods, and we can also use it in the context of class. तीनों के कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं। तो एक चीज तो हमने सिंपली देख ली कि भाई फील्ड के केस में करने पर क्या होता है, ठीक है। नाउ अच्छा देखो, टेस्ट सिस्टम में भी एक कंपाइलेशन दे रहा है, सेट यूनिवर्सिटी नेम हमने हटा दिया है ना, तो अब इसको यूनिवर्सिटी नेम सेट नहीं करने दे रहा है ना। सेट यूनिवर्सिटी नेम हमें अब करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि हमने कोड में उसको फाइनल बना के उसको इनिशियल वैल्यू वहाँ दे दी थी, राइट। अब अगर हम किसी फील्ड को फाइनल बनाते हैं तो उसका मैंने आपको कन्वेंशन बताया था, कोडिंग कन्वेंशन या आइडेंटिफायर का नेमिंग कन्वेंशन बताया था कैपिटल लेटर में, राइट। और मल्टीपल वर्ड्स है तो अंडर स्कोर से डिफर करेंगे। तो मैं इसको इस तरह, ये तो कैमल केस है ना, ये तो पहचान रहे हो आप, कैमल केस है, यूनिवर्सिटी अंडर स्कोर नेम, ऐसे में करूँगा, ठीक है भाई, क्लियर है। अब कोड देखते ही आप अगर फाइनल पे आपके नज़र ना पड़े, लेकिन आप इसको ही देख रहे हैं ना, वेरिएबल का नाम देख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले आपकी वेरिएबल का नाम पे नज़र पड़ती है ना। तो ये देखते ही आपको बता दे रहा है कि ये फाइनल है, कांस्टेंट है,
ठीक है, रीडेबिलिटी आपकी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो गई। डेवलपर को ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो देखा जाए फाइनल है, चलो ठीक है आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ क्यों एरर दे रहा है? चेंज करना पड़ेगा हमें। क्या करें, देखो आपको हेल्प बता रहा है ये वाला, चेंज टू दिस, एरर आपकी अब देखो सही है सब कुछ। अब दोनों क्लास में से किसी भी क्लास में कंपाइलेशन एरर नहीं शो कर रहा है। ठीक है, अब लेट्स से कि स्टूडेंट जो है ना, उसको सर्टेन रिजर्वेशन भी मिलता है, सर्टेन रिजर्वेशन भी मिलता है। जैसे अगर आप बीसीए करने के बाद एमसीए में एडमिशन लेंगे तो आपको कितना वेटेज मिलेगा? 10% का वेटेज मिलेगा। यानी आपकी जो टोटल मार्क्स बन रहे होंगे, है ना, जितने परसेंटेज बन रहे होंगे उसमें 10% ऐड हो जाएंगे, ताकि आप एडमिशन के लिए एप्लीकेंट लिस्ट में ऊपर चले जाए, है ना। ये एक्चुअल हमारे यहाँ का क्राइटेरिया है। 10% आपको क्रेडिट मिलता है उसका, कि अगर आप इंटरनल स्टूडेंट है तो यहीं से एक कोर्स करा, हायर स्टडीज़ में आप जा रहे हैं, मास्टर्स में जा रहे हैं, आपको 10% का वो है, गेन है। ठीक है, तो ये 10% का है, ये भी फिक्स चीज़ है, ये भी फिक्स चीज़ की है, राइट। तो इसको हम अगर बनाना चाहते हैं, वेरिएबल का नाम क्या दे बताओ? वेटेज परसेंटेज इन एडमिशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, लंबा वेरिएबल बन रहा है, लेकिन वो वेरिएबल अपने आप में सब कुछ बता तो दे रहा है कि ये वेटेज परसेंटेज है, यानी जो फाइनल मार्क्स आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करके बाई 100 से डिवाइड करेंगे और उस वैल्यू को ऐड करेंगे एक्चुअल परसेंटेज में, राइट। ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो वेरिएबल पूरी बात बता रहा है, इट्स अ वेटेज परसेंटेज इन एडमिशन, एडमिशन में वेटेज परसेंटेज है। ठीक है, अब आगे बढ़ाना चाहे तो आगे भी कर सकते हैं, फॉर मास्टर्स, ठीक है, फॉर मास्टर्स प्रोग्राम। ठीक है, कभी कभी वेरिएबल बड़े लंबे भी हो जाते हैं, ठीक है, कोशिश करनी चाहिए कि जितने छोटे में काम हो जाए चल जाए, ठीक है। लेकिन अगर उसको रीडेबल बनाने के लिए आपको लंबा नाम भी देना पड़े, इससे गुरेज नहीं करना है। अब आप कहेंगे इतना लंबा मुझे टाइप करना पड़ेगा, आपके पास आईडी है तो आपको एक्चुअली टाइप नहीं करना पड़ेगा ना, आपके पास आसानी होगी उसके लिए। ठीक है, अब ये बताओ, जो वेटेज परसेंटेज है इज इक्वल टू 10 मैंने कर दिया, टाइप भी इसका होना चाहिए इंट, राइट। या हम फ्लोट कर देते हैं बाद में, अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है ठीक है, नॉन मतलब फ्रैक्शन नंबर में भी बाद में चेंज होता है तो ठीक है। ठीक है, इसको फाइनल करें कि नहीं करें? ये भी हमने चाहते कोई चेंज कर दे, ठीक है, ये चाहते हैं चेंज करें। अब ये जो है डिप्लोमेटिक आंसर होगा इसका, बिजनेस लॉजिक पे। अगर पॉसिबिलिटी इस बात की है कि यूनिवर्सिटी के रेगुलेशन फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, है ना, और गवर्नमेंट के भी जो पैरामीटर्स हैं और रेगुलेशंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो चेंज होते रहते हैं, तो फिर तो हम इसको फाइनल नहीं बनाएंगे, ताकि हमारे पास सेटर का ऑप्शन रहे कि हम इसको चेंज कर सकें। ठीक है, अदरवाइज हम इसको फाइनल बना देंगे। तो क्या अज्यूम किया जाए बताइए, क्या लॉजिकल अंदाजा लगता है आप लोग को?
फाइनल बना दें? ठीक है, फाइनल बना देते हैं। मतलब ये ऐसी स्टोरी चल रही है जहाँ पे स्टोरी में क्लाइमेक्स आप लोग डिसाइड करेंगे, जहाँ बताएंगे उधर मुड़ जाएंगे। ठीक है, फाइनल बना दिया हमने। अब चूंकि इसको फाइनल बना दिया है, इसको रीड करने की जरूरत हमें पड़ेगी। वैल्यू को जब हम एक्चुअल मार्क्स से मल्टीप्लाई करके और 10% कितना मार्क्स बन रहा है वो निकालेंगे ओल्ड मार्क्स में ऐड करने के लिए, तो हमें इस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी 10 की, राइट। फाइनल बना दिया है तो फिर ये इसका कन्वेंशन भी चेंज होना चाहिए। तो क्या होगा कन्वेंशन बताओ? वेटेज परसेंटेज इन एडमिशन फॉर मास्टर्स प्रोग्राम, वेटेज अंडरस्कोर परसेंट, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, मास्टर्स। मास्टर्स में जरूरत होगी ना, छोटा भी हो गया, सेंस भी बना रहा है। ठीक है, 10 कर दिया हमने। अब इसका गेटर सेटर जनरेट करने की कोशिश करते हैं, क्या जनरेट हो पाएगा? सिर्फ गेटर जनरेट होगा, राइट। राइट क्लिक किया, क्या है, सोर्स कोड जनरेट कर रहे हैं। सोर्स कोड में जाएंगे तो गेटर सेटर मिलेगा हमको। यूनिवर्सिटी नेम वगैरह छोड़ो, बस इसमें देखो क्या दिख रहा है, गेट वेटेज परसेंटेज मास्टर दिख रहा है, मैंने जनरेट कर दिया। ठीक है, जनरेट हो गया, राइट, ये भी फाइनल हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई? अब अगर मैं क्लास बनाऊं, राइट क्लिक, न्यू क्लास, एप्लीकेंट, एप्लीकेंट जो एमसीए में अप्लाई करेगा या एमटेक में अप्लाई करेगा, ठीक है, या किसी मास्टर कोर्स में अप्लाई करेगा, एप्लीकेंट मैंने बनाया। ठीक है, इसमें डिफरेंट फील्ड्स होंगी, जैसे मैं कहूँगा स्ट्रिंग, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, कोर्स अप्लाइड फॉर एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें होंगी, राइट। नॉर्मली हम क्या देखने के आदी होते हैं, क्या ये एप्लीकेंट को स्टूडेंट क्लास का चाइल्ड क्लास बना सकते हैं? बना सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं उसको क्लासिफाई करना चाहूँ इंटरनल स्टूडेंट में और एक्सटर्नल स्टूडेंट में, ठीक है, इंटरनल स्टूडेंट और एक्सटर्नल स्टूडेंट में, ठीक है, तो ज़्यादा सेंस बनता है कि भाई इंटरनल स्टूडेंट और एप्लीकेंट कहूँ मैं, इंटरनल स्टूडेंट और एप्लीकेंट कहूँ। ठीक है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट का फंड भी आता है, जैसे आप कहते हैं कि भाई अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, इस पैटर्न को फॉलो करने के आदी है। मेथड जनरेट होके आ जाएंगे ना। अब सारे एप्लीकेंट को तो नहीं चाहिए ना भाई। अगर हम डायरेक्टली एप्लीकेंट क्लास को ही अगर स्टूडेंट क्लास का चाइल्ड क्लास बना देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंटरनल स्टूडेंट है, हमें उसको वेटेज देना है, तो जो नॉन इंटरनल स्टूडेंट है उनके पास भी तो पहुंच जाएगी बात, है ना, वो हमें नहीं करना है। ठीक है, तो एक तो एप्लीकेंट क्लास बना दें हम, उसमें एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, कोर्स अप्लाइड, ठीक है, ये सब कुछ क्या होगा, ये सब कुछ उसमें ऑटोमेटिकली, मतलब ये हर एप्लीकेंट के लिए जनरल चीज़ हो गई, है ना, जो सारे
तरह के एप्लीकेंट जो है उसको इनहेरिट करेंगे। ठीक है, एक क्लास मैंने एप्लीकेंट क्लास बनाई। अब जब एप्लीकेशन आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आप इंटरनल या एक्सटर्नल आप चूज करते हैं कौन सा स्टूडेंट है। तो मैंने उसको मिमिक करने के लिए दो क्लास बना रहा हूँ। एक हो गया क्लास इंटरनल एप्लीकेंट, इसको भले ही मैं अगर एक्सटेंड कर दूं स्टूडेंट से, क्योंकि वो हमारे यहाँ का एग्जिस्टिंग स्टूडेंट भी है, तो दैट मेक सेंस, क्योंकि फिर उसके स्टूडेंट की सारी डिटेल हमारे पास एक बार में आ जाएगी। क्या नाम था उसका, क्या चीज़ें थी, एनरोलमेंट नंबर क्या था, है ना, किस कोर्स में एनरोल्ड था, सारी चीज़ें हम वहीं से निकाल लेंगे। वो सिर्फ ये बताएगा कि मैं इंटरनल स्टूडेंट हूँ, फिर सारा कुछ हम डाटाबेस से अपने फेच कर लेंगे। उसको और कुछ भी डिटेल अपनी प्रीवियस बैकग्राउंड की फिर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनरोलमेंट नंबर भी हम निकाल लेंगे, सब कुछ निकाल लेंगे, राइट, है ना, क्योंकि उसके नाम से या किसी भी फ़ोन नंबर से या कोई भी आइडेंटिफायर हम मान लें, आधार कार्ड मान लें, किसी भी एक आइडेंटिफायर से, या आपके यहाँ का जो स्टूडेंट कार्ड होता है, स्टूडेंट क्लास में एक स्टूडेंट आईडी भी एक दे देंगे हम, उससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। या ये एप्लीकेशन फॉर्म में एनरोलमेंट नंबर ही भरवा लें, बस इतना ही भरवा लें। फिर से बोलो एक बार, फिर से बोलो। हाँ, बताता हूँ, अभी बताता हूँ, देख लेते हैं, अभी उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, टेंशन मत लो। अभी पहले मुझे ये बताओ, अगर मैं स्टूडेंट क्लास को इंटरनल एप्लीकेंट का मैं पेरेंट क्लास बना देता हूँ तो कोड कैसा जनरेट होगा? ये जनरेट होगा। क्या एरर क्यों कह रहा है ये, क्या कह रहा है ये? इम्प्लिसिट सुपर कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट इज अनडिफाइंड फॉर द, ओके, स्टूडेंट क्लास में हमको एक नो और कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन करना पड़ेगा। राइट क्लिक, सोर्स, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, मैंने डीसिलेक्ट ऑल कर दिया, जनरेट, ठीक है, फिलहाल के लिए ये कर दिया, यहाँ से एरर चली गई, राइट, ठीक है। अब इसमें इंटरनल एप्लीकेंट का पेरेंट क्लास स्टूडेंट क्लास है, तो स्टूडेंट का नाम, एनरोलमेंट नंबर, तमाम डिटेल जो भी हैं, एज वे जो भी हो, पूरे हों, पूरे सेमेस्टर क्या पढ़े, कौन सा कोर्स पढ़ा, उसने क्या पढ़ा, सब चीज़ जितना भी हम स्टूडेंट में मॉडल करेंगे सब इसका पार्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा, राइट। एक क्लास हम एक्सटर्नल एप्लीकेंट भी पहले बना ही लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं, राइट। कंट्रोल एस, एक क्लास बनाया हमने एक्सटर्नल एप्लीकेंट, से फॉर एग्जांपल क्लास एक्सटर्नल एप्लीकेंट, मतलब फॉर्म में आपने एक्सटर्नल चूज किया तो जो बैकएंड में जो आपका क्लास बनेगा वो एप्लीकेंट इज इक्वल टू न्यू एक्सटर्नल एप्लीकेंट बनेगा, राइट। ये किसी को एक्सटेंड नहीं कर रहा है, ये स्टूडेंट को एक्सटेंड नहीं कर रहा है, इसके अंदर कोई भी स्टूडेंट के डिटेल नहीं आएंगे, कोई स्टूडेंट के डिटेल नहीं आएंगे, ठीक है, करेक्ट। आप सबसे पहले एप्लीकेंट में जाकर जनरल चीज़ें हम कर लेते हैं। एप्लीकेशन नंबर, स्ट्रिंग, कोर्स अप्लाइड, ठीक है, स्ट्रिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, मैं बार बार कह रहा हूँ स्ट्रिंग में कर रहा हूँ आसानी के लिए, अदरवाइज डेट और टाइम क्लास को भी आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये दो तीन फील्ड जो कॉमन रहने वाली हैं इंटरनल एप्लीकेंट में भी और एक्सटर्नल एप्लीकेंट में भी, दोनों हमने क्या करा, एप्लीकेंट क्लास के अंदर डाला, और इसका मैं गेटर सेटर जनरेट कर देता हूँ। सोर्स में जाकर के मैंने क्या किया, जनरेट, कहाँ गया गेटर एंड सेटर्स, सिलेक्ट ऑल करा मैंने और सबको जनरेट कर दिया, ठीक है। इसमें कोर्स अप्लाइड का फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, जो कुछ करना चाहे कर लें सब, ठीक है। अज्यूम कर लो जो फॉर्म में आपको दिख रहा है कॉमन चीज़ें वो कर लें। डिफरेंट कहाँ पे आ रहा है मामला,
डिफरेंट आ रहा है इंटरनल एप्लीकेंट में। जब हम आपको कहेंगे कि आप स्टूडेंट हैं, तो हम एटलीस्ट कोई एक आइडेंटिफायर आपसे पूछेंगे कि आपका क्या मतलब प्रीवियस किस से हम आपको रिकॉग्नाइज करें। तो फॉर एग्जांपल हमने इनरोलमेंट नंबर कह दिया, आपसे फॉर्म पे हमने इनरोलमेंट नंबर ही भरवा लिया कि पास्ट कोर्स का आपका इनरोलमेंट नंबर क्या था, है ना, पास्ट कोर्स कौन सा था, इनरोलमेंट नंबर क्या था, राइट, ये मैंने भरवा लिया आपसे। तो मैं 2 फील्ड बना दूंगा, स्ट्रिंग प्रीवियस कोर्स और स्ट्रिंग नंबर। अब डाटाबेस से जब मैं फेच करूंगा तो इसी इनरोलमेंट नंबर के बिना पे स्टूडेंट क्लास को पॉपुलेट करूंगा, आपकी वाली स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को, राइट, इनरोलमेंट नंबर। अब इसका भी मैं गेटर सेटर जनरेट कर देता हूँ। जाहिर सी बात है, इससे अब मुझे एप्लीकेंट में अगर मैं यूनिवर्सिटी का नाम ना पूछूं तो इंटरनल एप्लीकेंट में हमें यूनिवर्सिटी का नाम पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इंटरनल एप्लीकेंट है तो वो इंटरनल कह रहा है तो नाम पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना उसका माइग्रेशन मांगने की ज़रूरत है, ठीक है। और आप देखेंगे कि आपने कोर्स कंप्लीट किया तो आपका प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट से भी काम हो जाएगा, माइग्रेशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट, क्योंकि आप यहीं के स्टूडेंट हैं, ठीक है, करेक्ट। जो एक्सटर्नल स्टूडेंट है, एक्सटर्नल एप्लीकेंट है, उससे मैं पूछूंगा भैया तुम किस यूनिवर्सिटी से आ रहे हो। मैं डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों क्लास में स्पेशलाइजेशन क्या जाएगी या एक्सटेंशन क्या जाएगा एप्लीकेंट के अलावा। तो एक्सटर्नल एप्लीकेंट है तो मैं उसको बोलूँगा स्ट्रिंग यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है, स्ट्रिंग यूनिवर्सिटी स्टेट, ठीक है, स्ट्रिंग कई बार एक यूनिवर्सिटी के कई अफिलिएटेड कॉलेज होते हैं, अफिलिएटेड कॉलेज जिससे आप पढ़ करके आ रहे हैं, कॉलेज एंड सो ऑन, देयर लॉट्स ऑफ डिटेल, ठीक है। और उसको मैं फिर क्या करूँगा, इसके भी गेटर सेटर में जनरेट कर देता हूँ। सोर्स में जनरेट गेटर एंड सेटर्स मैंने सारे के जनरेट कर दिए, साथ साथ जनरेट करते जा रहा हूँ मैं हाथ के हाथ, ठीक है। अब ये आप देखो, एप्लीकेंट क्लास देखो, इंटरनल एप्लीकेंट देखो, एक्सटर्नल एप्लीकेंट देखो। अब पूछो क्या क्वेश्चन पूछना है आपको। क्या सारे आंसर हो गए आपके क्वेश्चन? हो गए, ठीक है। कुछ और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बताओ। अभी हम जो सीख रहे हैं ना, ये हम प्योरली लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं, हम क्राफ्ट्समैनशिप सीख रहे हैं। मतलब कैसे हम सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर रहे हैं, किस तरह से आपका सोचने का अंदाज क्या होना चाहिए, है ना, हम वो चीज़ सीख रहे हैं। अल्टीमेटली करना तो वही है ना आपको भाई। टूल से तो सारे प्रोफेशनल जो है फेमिलियर होंगे, लैंग्वेज इज जस्ट अ टूल, यूज़ कैसे करना है वो प्रोग्रामिंग में आता है, ठीक है। तो कुछ आइडिया मिला इसका? आगे बढ़े। तो फाइनल फील्ड क्या होती है इसका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया है, राइट, ठीक है। अब देखो एप्लीकेंट क्लास जो बना था, और उसके बाद हमने इंटरनल एप्लीकेंट बनाया, एक्सटर्नल एप्लीकेंट बनाया। मैं एक मेथड लिख देता हूँ, पब्लिक वर्ड
डिस्प्ले applicants application details, ठीक है, डिस्प्ले एप्लीकेशन डिटेल्स। तो यहाँ मेरा इंटेंशन ये है कि मैं एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, सिर्फ इन दो चीज़ को डिस्प्ले करूँ, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, कोई एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हुआ है एप्लीकेशन का, तो इन चीज़ों को मैं डिस्प्ले करूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एप्लीकेशन नंबर कॉलन इज इक्वल टू गेट एप्लीकेशन नंबर, या सिंपली एप्लीकेशन नंबर भी लिख सकता हूँ क्योंकि एप्लीकेंट क्लास के अंदर ही एप्लीकेशन नंबर डिफाइंड है, इवन दो प्राइवेट है, ठीक है, दोनों ही कर सकता हूँ मैं। मैंने एप्लीकेशन नंबर प्रिंट कर दिया, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अप्लाइड ऑन get date of application plus for course get course applied, ये तीन चीज मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। डिस्प्ले एप्लीकेशन डिटेल, ठीक है। एप्लीकेशन की या एप्लीकेशन डिटेल की बजाय मैं इसको एप्लीकेशन समरी कह देता हूँ, क्योंकि डिटेल का मतलब फिर आदमी ये एज्यूम करेगा कि चाहे इंटरनल एप्लीकेंट है, एक्सटर्नल एप्लीकेंट है, उनके इंटरनल एक्सटर्नल सारे डाटा के साथ एप्लीकेशन फॉर्म में जो कुछ फिल करा है सब डिस्प्ले करें। मैं एज्यूम करता हूँ एप्लीकेशन समरी हो गई, टू मेक इट मोर लॉजिकल फ्रॉम द थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो समरी है, समरी में एप्लीकेशन नंबर, भाई हम लिस्ट चाहते हैं कि एप्लीकेशन नंबर वाइज जो यूनिक आइडेंटिफायर है, किन किन डेट्स पे स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, किन किन कोर्स के लिए किया, बस इतना ही काम मुझे है, ठीक है। तो ये फील्ड्स हमें किस में मिल रही हैं, एप्लीकेंट क्लास में मिल रही हैं, है ना। इनका इंटरनल एप्लीकेंट और एक्सटर्नल एप्लीकेंट से कोई रिलेशनशिप है क्या? नहीं है। तो यानी हम चाहते हैं कि इंटरनल एप्लीकेंट और एक्सटर्नल एप्लीकेंट डिस्प्ले एप्लीकेशन समरी की डेफिनेशन को चेंज ना कर पाए, डेफिनेशन को चेंज ना कर पाए। एज ऑफ नाउ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस मेथड को ले सकता हूँ, मैंने कॉपी करा, इंटरनल एप्लीकेंट में गया, मैं वहाँ पे मैंने पेस्ट करा, ठीक है, करेक्ट, और ये एरर क्यों दिखा रहा है भाई? क्योंकि ये एप्लीकेंट को नहीं एक्सटेंड कर रहा है, राइट, है ना। अब नाउ वी आर स्टक इन अ प्रॉब्लम, क्योंकि जावा ये कहता है कि आप एक से ज़्यादा क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने अगर स्टूडेंट क्लास को एक्सटेंड कर लिया है तो मैं एप्लीकेंट क्लास को एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। नाउ वी विल नीड टू फाइंड आउट अ वे, वी विल नीड टू फाइंड आउट अ वे, ठीक है। वी कुड फाइंड आउट अ वे, लेकिन अभी मैं उस रास्ते को डिफर कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे कुछ और आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आई प्रॉमिस कि मैं इसको करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। हाँ, अगर ये एप्लीकेंट का चाइल्ड होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी,
रादर इस पोजीशन में सेंस भी बना रहा है कि इंटरनल एप्लीकेंट हो चाहे एक्सटर्नल एप्लीकेंट हो, नाम से ही समझ में आ रहा है इंटरनल एप्लीकेंट इज अ एप्लीकेंट, एक्सटर्नल एप्लीकेंट इज अ एप्लीकेंट, बट इंटरनल स्टूडेंट इज ऑल्सो अ स्टूडेंट, ये भी ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट और एप्लीकेंट जो है दोनों ही सुपर टाइप बनने के लिए एलिजिबल हैं। बस जावा की लिमिटेशन क्या है कि अनलाइक सी प्लस प्लस वी कैन नॉट हैव मल्टीपल क्लासेस जिससे हम अपने क्लास को एक्सटेंड कर पाए। और ये प्रॉब्लम क्यों जावा ने ऐसा ऐसा रूल क्यों सेट करा? क्योंकि सी प्लस प्लस में जो प्रॉब्लम होती थी वो ये होती थी कि इस प्रॉब्लम को टिपिकली कहते थे डेडली डायमंड ऑफ डेथ कहते थे। डायमंड 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 मतलब एक कॉमन पेरेंट क्लास है, उससे दो मेथड आ रहे हैं दो चाइल्ड क्लासेस में, ठीक है, और दोनों चाइल्ड क्लासेस एक थर्ड चाइल्ड यानी ग्रैंड चाइल्ड क्लास के पेरेंट क्लास है। तो उसमें क्या होता है कि जो मेथड कॉमन है दोनों पेरेंट क्लास में, उनका अगर डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है और दोनों में से किसी को भी चाइल्ड क्लास ने ओवरराइड नहीं करा तो वो किसको पिक करेगा? ठीक है, उसके लिए रिजोल्यूशन के लिए एक अलग तरीका सी प्लस इसका अपना था। ठीक है, आप बताते थे कि मैं किसको एक्चुअली पिक करने वाला हूँ, इसको वगैरह आपको बताना होता था, राइट। ठीक है, इसको अवॉइड करने के लिए जावा ने क्या कहा कि भाई हम आपको मल्टीपल क्लासेस एक्सटेंड ही नहीं करने देंगे। एट अ टाइम यू कैन एक्सटेंड जस्ट वन क्लास, एट अ टाइम यू कैन एक्सटेंड जस्ट वन क्लास। ठीक है, नाउ वी हैव अ वे अराउंड टू अचीव दैट फंक्शनलिटी, क्योंकि इंटरनल एप्लीकेंट का सुपर टाइप सिर्फ एप्लीकेंट ही नहीं होगा बल्कि स्टूडेंट भी होगा। ठीक है, वी विल मेक स्टूडेंट समहाउ द सुपर टाइप, बट वी विल वेट फॉर इट। थोड़ा सा हम वेट करेंगे उसके लिए, एक दो क्लासेस के बाद वो करके मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, इस कोड को मैं प्रिजर्व रखूंगा, चेंज नहीं करूंगा, चेंज नहीं रखूंगा। ठीक है, कहानी समझ में आ रही भाई? प्रॉब्लम कहाँ की फंस रही है? ठीक है, जैसे मैंने इसको एक्सटेंड एप्लीकेंट कर दिया, प्रॉब्लम यहाँ पे हमें सॉल्व करने लगी। नाउ इस क्लास के अंदर जो डिस्प्ले एप्लीकेशन समरी मेथड है, ये क्या है? ये रीडिफिनेशन ऑफ द इनहेरिटेड मेथड है जो कि एप्लीकेंट क्लास से आएगी, एप्लीकेंट क्लास से आएगी, राइट। ये उसकी रीडिफिनेशन है, राइट। और रीडिफिनेशन को हम क्या कहते हैं? ओवरराइडिंग, करेक्ट, ओवरराइडिंग कहते हैं। यानी एप्लीकेंट क्लास में डिस्प्ले एप्लीकेशन समरी जो मेथड था उसको इंटरनल एप्लीकेंट में हम ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम चाहें तो इसकी डेफिनेशन को चेंज कर दें। हम यहाँ पे क्या करें कि भाई इसको system.out.println करके हमने कहा कि भाई कुछ हमने नया इनरोलमेंट नंबर ऐड किया है ना, इनरोलमेंट नंबर ऑफ प्रीवियस कोर्स अटेंडेड एट जामिया हमदर्द, और इसको मैंने क्या करा, प्रिंट कर दिया इनरोलमेंट नंबर, राइट। तो ये एक्सटेंशन हो गया ना, ओवरराइड करके मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब अगर ऑब्जेक्ट इंटरनल एप्लीकेंट का होगा तो कंट्रोल किस पर आएगा? एप्लीकेंट वाले डिस्प्ले एप्लीकेशन समरी पर नहीं जाएगा बल्कि इंटरनल एप्लीकेंट वाले डिस्प्ले एप्लीकेंट समरी यानी इस मेथड पे जाएगा कॉल, राइट। बट समरी मेथड लिखने का हमारा जो असम्पशन शुरू से था कि हमको इस बात से मतलब नहीं है कि भाई इंटरनल स्टूडेंट है उसका एनरोलमेंट नंबर क्या था, बस मैं इतनी सी लिस्ट चाहता हूँ समरी में कि एप्लीकेशन नंबर बता दें जिससे हम ट्रेस कर पाए डाटाबेस में उसको। ठीक है, किस डेट को उसने अप्लाई किया, राइट, किस कोर्स के लिए अप्लाई किया। मान लीजिए किसी की इंक्वायरी आ रही है, किसी ने ऑनलाइन अप्लाई करने की कोशिश की, एप्लीकेशन समहाउ इंटरनेट की वजह से या किसी वजह से फेल कर गया, उसको लगा उसने अप्लाई कर दिया है और बाद में एडमिशन क्लोज होने के बाद आगे कह रहा है कि मैंने अप्लाई किया था, मेरा कोई करस्पॉन्डेंस नहीं आया, कुछ मुझे बताया नहीं गया, क्या सीन है। तो हम अपने डाटाबेस में जाके चेक करेंगे ना भाई,
तो हम पूरे डाटाबेस में पूरे डिटेल निकालने के बजाय सिर्फ एप्लीकेशन समरी हम निकालेंगे और उसमें हम चेक कर लेंगे कि भाई किस किस डेट में डेट वाइज सॉर्ट कर लिया, क्या बताओ भाई किस डेट में सॉर्ट आपने अप्लाई किया था, किस कोर्स में अप्लाई किया था। फिर हमने देखा कि अगर आपने अप्लाई किया था अपना एप्लीकेशन नंबर बताओ, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर जाहिर सी बात है ये तो अगर बता रहा है हमारा डाटाबेस से मिसिंग है, इसका मतलब एप्लीकेशन में कोई गैप है, कोई बग है जिसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। एप्लीकेशन नंबर नहीं बता पा रहा है, इसका मतलब उसको प्रोसेस समझ में नहीं आया और वो गलत कह रहा है, सबमिट नहीं हो पाया उसका फॉर्म। ठीक है, वॉट एवर बी द केस हम ट्रेस आउट कर पाएंगे, राइट। सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये चीज़ हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि कोई इसमें छेड़खानी करे। किस मेथड में? डिस्प्ले एप्लीकेशन समरी में छेड़खानी करे, क्योंकि यहाँ पे हम इस मेथड को ओवरराइड करके मेथड की डिफिनेशन को चेंज कर रहे हैं ना, मेथड को डिफिनेशन चेंज कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेंट में जाएंगे, एप्लीकेंट क्लास में जब हम डिस्प्ले एप्लीकेशन समरी बना रहे हैं उसी वक्त जैसे हम वेरिएबल को फाइनल करते थे वैसे इसको फाइनल कर देंगे, करेक्ट। वेरिएबल फाइनल कर दिया, सॉरी मेथड को फाइनल कर दिया, डिस्प्ले एप्लीकेशन समरी मेथड को। और फाइनल करने का मतलब क्या होता है, वंस डन इट्स फाइनल, इट कैन नॉट बी चेंज। ओवरराइडिंग क्या करता है, मेथड की डेफिनेशन को चेंज करता है। तो यहाँ पे हम फाइनल कर रहे हैं और यहाँ पे जैसे देखो अभी स्टार है यानी सेव नहीं है, अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ कंट्रोल एस, देखो यहाँ पे डेट आ गया है ना। इंटरनल एप्लीकेशन समरी जो हमने इंटरनल एप्लीकेंट में डिस्प्ले एप्लीकेशन समरी को जो ओवरराइड करा था वो आपको कंपाइलेशन में एरर दे रहा है। क्या दे रहा है, कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम एप्लीकेंट बिकॉज है, तेज बोलो बेटा, राइट राइट। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी फंक्शन पे आपने फाइनल लगा दिया तो वो फंक्शन फाइनल हो गया। अल्टीमेट सेंस वही है, फाइनल का मतलब कि चेंज नहीं हो सकता ना, जो वेरिएबल के साथ था। लेकिन अब फाइनल मेथड चेंज कैसे होता है, ओवरराइड से होता है। तो इसका मतलब निकल के आया कि अब मेथड को आप चाइल्ड क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकते, करेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते, आपको इस मेथड को हटाना पड़ेगा। मैंने इसको कमेंट में डाल दिया, कोड कंपाइल हो जाएगा, राइट। इसके आगे मैं लिख देता हूँ, will not compile a final method, ठीक है, करेक्ट। क्योंकि डेवलपर ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि अब इस मेथड का को चेंज करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ सम रीजन, और वो उसके बाद वैलिड रीजन है, ठीक है। ये मैं रीजंस क्रिएट करके बना रहा हूँ, इस पर आप मुझे ये मत कैच करना कि भाई इसमें इफ एंड बट हो सकता है या ऐसे रूल्स होते हैं ऐसे वो होते हैं। अभी मैं जो आपको लॉजिक मतलब बिजनेस का जो रिक्वायरमेंट दे रहा हूँ उसके हिसाब से ही आप मान के चलो। डिस्प्ले मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो एप्लीकेंट क्लास थी, उसका चाइल्ड क्लास इंटरनल एप्लीकेंट और एक्सटर्नल एप्लीकेंट था, ठीक है। एक्सटर्नल एप्लीकेंट में हो सकता है हमारी डिफरेंट कैटेगरीज हो, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा एक्सटर्नल एप्लीकेंट हो जो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से आ रहा हो, तो हम कहेंगे एनआरआई एप्लीकेंट, एनआरआई एक्सटर्नल एप्लीकेंट, ठीक है, ठीक है। या हम कहें किसी वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी से आ रहा हो, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज होती हैं, टॉप 100 यूनिवर्सिटी से आ रहा हो, है ना, तो हम उनको एडमिशन में वेटेज देना चाहते हैं। तो ऐसे भी कोई रीज़न हमारे पास हो सकते हैं कि हम एक्सटर्नल एप्लीकेंट का भी चाइल्ड बनाएं, है ना। फॉर एग्जांपल मैं बनाऊं से क्या नाम दिया जाए इसको, लेट मी क्रिएट अ क्लास, न्यू क्लास, प्रिफर्ड एक्सटर्नल
अप्लीकेंट, राइट, और ये किसको एक्सटेंड करेगा? अप्लीकेंट को डायरेक्टली नहीं करेगा बल्कि एक्सटर्नल अप्लीकेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सुपर क्लास डिसाइड कर सकते हैं यहीं पर डायरेक्टली। तो मैंने इसको ब्राउज करा, जहाँ java.lang.object लिखा दिख रहा है वहाँ मैं ब्राउज करूँगा, मैं कहूँगा एक्सटर्नल अप्लीकेंट, नीचे दिख रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जब मैं कोड जनरेट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली क्लास प्रिफर्ड एक्सटर्नल अप्लीकेंट एक्सटेंड्स एक्सटर्नल अप्लीकेंट आ जाएगा। अब जो भी प्रेफरेंसेस है मुझे इस पर यहाँ पे मैं कोड कर सकता हूँ कि मतलब मैं टॉप 100 यूनिवर्सिटी से आ रहा है तो मैं इसको 10% वेटेज दूंगा जस्ट लाइक इंटरनल स्टूडेंट्स, ठीक है ना, करेक्ट। लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो हमारे इंटरनल स्टूडेंट के जो डाटा हैं, जो भी हमें चाहिए वो हमने इंटरनल एप्लीकेंट में ही कैप्चर कर लिया है, इंटरनल एप्लीकेंट क्लास में ही कैप्चर कर लिया है। अब इसका सब टाइप हमें कभी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनडिजायर्ड है, राइट। प्रिफर्ड एक्सटर्नल एप्लीकेंट तो बन गया, लेकिन मैं प्रिफर्ड इंटरनल एप्लीकेंट नहीं चाहता हूँ बनाना। इंटरनल एप्लीकेंट हमारे लिए सारे एक जैसे हैं, 10% हमने दे दिया बस खत्म बात, ठीक है। और कोई क्राइटेरिया उन पर नहीं लगाएंगे। जाहिर सी बात है, ऐसे भी अगर आप पे एक वेटेज आपको मिल रहा है, एडमिशन में डिस्काउंट मिल रहा है, तो दूसरा कोई वेटेज सेंस नहीं बनाता है अगर ये डिस्काउंट सबसे बड़ा है तो, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है। तो मैं नहीं चाहता कि इंटरनल एप्लीकेंट क्लास का चाइल्ड क्लास तो बना इंटरनल एप्लीकेंट एक्सटर्नल एप्लीकेंट, एक्सटर्नल एप्लीकेंट का भी चाइल्ड क्लास बना प्रिफर्ड एक्सटर्नल एप्लीकेंट, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इंटरनल एप्लीकेंट का कोई चाइल्ड क्लास बने, ठीक है। तो मैं सिंपली अब क्या कहूँगा, मैं इंटरनल एप्लीकेंट में जाऊँगा और उसको बताऊँगा कि अब इस क्लास में मुझे कोई चेंज नहीं चाहिए, इस क्लास में कोई चेंज नहीं चाहिए। और अगर कोई चेंज नहीं चाहिए उसका मतलब क्या होता है, जो मैंने क्लास बना दी इंटरनल एप्लीकेंट, नाउ दिस इज द फाइनल स्पेसिफिकेशन। तो मैं कहूँगा पब्लिक फाइनल क्लास इंटरनल एप्लीकेंट। अभी तक कोड में कोई कंपाइलेशन में एरर नहीं आया है, लेकिन जैसे ही मैं ऐसा कहूँगा, राइट क्लिक, न्यू क्लास प्रिफर्ड इंटरनल एप्लीकेंट, और मैं डायरेक्टली फिनिश कर रहा हूँ अभी तक सारी कहानी ठीक है। इसका पेरेंट क्लास अगर मैं इंटरनल एप्लीकेंट को बनाना चाहूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड्स ये देखो कंपाइलेशन फेल हो गया, इस क्लास के लिए कंपाइलेशन फेल हो गया। क्या कंपाइलेशन फेलियर में क्या कह रहा है, द टाइप प्रिफर्ड इंटरनल एप्लीकेंट कैन नॉट सब क्लास द फाइनल क्लास इंटरनल एप्लीकेंट, ठीक है। तो क्लास कैसे चेंज होता है, जैसे मेथड ओवरराइड करने से चेंज होता है, वैसे क्लास सब क्लास से चेंज होता है, क्योंकि उसमें आप पुरानी डिफिनेशन जो इनहेरिट हो रही है उसको ओवरराइड करके चेंज कर सकते हैं, और नए फील्ड्स और मेथड इंट्रोड्यूस करके एक्सटेंशन बना के भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर क्लास लेवल पर फाइनल क्लास को बना दिया गया तो उसका चाइल्ड क्लास ही आप नहीं बना पाएंगे। जब चाइल्ड क्लास नहीं बना पाएंगे तो चेंज का सेंस ही खत्म हो गया। कंसेप्ट क्लियर हुआ भाई? फाइनल फील्ड, फाइनल मेथड एंड फाइनल क्लास, तीनों का एसेंस जो है चेंज न करना है, फाइनल कर देना उसको। कैसे फाइनल नहीं होता है, वो तीनों का अपना अपना कंटेक्स्ट है, उस कंटेक्स्ट से हम डिसाइड करेंगे कैसे उसको कहेंगे कि फाइनल हो गया और अब चेंज नहीं होगा। ठीक है भाई, रोके इतने पर।